सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, और जिसमें हम लोग अभी प्राकथन का अध्ययन कर रहे थे। तो उसमें कुछ संज्ञा सूत्र लगे हैं, संज्ञा का विधान करने वाले सूत्र लगे हैं। हम लोग उन्हीं का अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए देखा जाए, सेकंड क्लास में भी हम लोग संज्ञाओं का ही अध्ययन करेंगे। सूत्र तो हमने बताया था 6 प्रकार के होते हैं, उनमें से संज्ञा सूत्रों को हम लोग पढ़ रहे थे जो मुख्य मुख्य हैं, टीजीटी में आने लायक हैं, ऐसे सूत्रों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें है नदी संज्ञा। नदी संज्ञा किसकी होती है? नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? यू स्त्राख्यो नदी 1 4 3 इसका नंबर है अष्टाध्यायी में। तो ईदुदन्तौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। नित्य स्त्रीलिंग ईकारांत और ऊकारांत की नदी संज्ञा होती है। ऐसा पूछा जाता, नदी संज्ञा किसकी होती है? तो नित्य स्त्रीलिंग ईकारांत और ऊकारांत की नदी संज्ञा होती है। यू का अर्थ यहाँ पर ईकारांत और ऊकारांत से है। जैसे शब्द है गौरी, ईकारांत है ना, तो ये नदी संज्ञक है। शब्द दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शब्द नदी संज्ञक है या नदी संज्ञक नहीं है। ऐसे तो जब हम इनको पढ़े रहते हैं तो हमें प्रश्न हल करने में आसानी होती। आगे देखते हैं प्रगृह्य संज्ञा। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम 1 1 11, यानी कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 11वां सूत्र है ये। इसकी वृत्ति है ईदुदेदन्तम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। वृत्ति जानना बहुत आवश्यक है। वृत्ति बाबूराम सक्सेना में नहीं दी हुई है, फिर भी हमने वृत्ति ढूंढकर अपने नोट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि वृत्तियों से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो द्विवचनांत ईकारांत और ऊकारांत तथा एकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। प्रगृह्य संज्ञा किसकी किसकी होती है? द्विवचनांत ईकारांत ऊकारांत और एकारांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। सुबंत और तिगंत पद भी प्रगृह्य संज्ञक कहे जाते हैं। ईकारांत हो, ऊकारांत हो, एकारांत हो, परंतु द्विवचनांत हो। सार्वधातुक प्रत्यय। अब सार्वधातुक प्रत्यय संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग यानी कि धातुओं के आगे जुड़ने वाले प्रत्ययों को तिंग कहते हैं, और वे प्रत्यय जिनमें शा की इत संज्ञा होती है सार्वधातुक कहलाते हैं। जैसे शप है, क्षत्रि है, ये ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें शा की इत संज्ञा होती है, ये सार्वधातुक कहे जाते हैं। सार्वधातुक संज्ञा का विधान तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र से होता है। अब देखते हैं आर्धधातुक संज्ञा करने वाला प्रत्यय। आर्धधातुकम शेषः। जो तिंग और शित से भिन्न जो भी प्रत्यय हैं वह आर्धधातुक कहे जाते हैं। यह भी धातुओं से जुड़ते हैं। ठीक, जैसे शप और क्षत्रि धातुओं से जुड़ते हैं, वैसे ही आर्धधातुक प्रत्यय भी धातुओं से जुड़ते हैं। सत्तौ सत। क्षत्रि और सानच दोनों का नाम सत है। तव दिया है ना, तो तव का अर्थ यहाँ पर क्षत्रि और सानच दोनों। तो सत संज्ञा से किन प्रत्ययों का विधान होता है? क्षत्रि और सानच का। सत तव सत, ये संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है। ये तो खैर सरल है। अब आइए देखते हैं सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र। तुल्यास्य प्रयत्नम
सवर्णम। 1-1-9 प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है। वृत्ति तालवाद स्थानम अभ्यंतर प्रयत्नश्चेत्ते तद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्। तो वृत्ति जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृत्तियों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। जिन 2 या 2 से अधिक वर्णों के, चेत द्वयम दिया है ना, तो जिन 2 या 2 से अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान, अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो, उनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण संज्ञा उसी की होगी जिनके उच्चारण स्थान, प्रयत्न ये सभी समान होंगे। तो ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक, जैसे इक के स्थान पर यण होगा, यानी कि क्रमशः ई उ री री के स्थान पर या वा रा ला होगा ना, तो ई के स्थान पर या ही होगा। क्यों? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इसके कारण। और ऐसा नहीं कि ई के स्थान पर जो है वा कर दिया जाए, ई के स्थान पर या ही होगा। आइए आगे देखते हैं। संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र। इगयणः संप्रसारणम। इगयण माने ऐसे हमने पढ़ा है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, लेकिन जब यण के स्थान पर इक हो जाता है तो उसी को ही हम संप्रसारण संज्ञा कहते हैं। ये बिल्कुल इक का उल्टा, इको यणच का उल्टा होता है। ठीक, इक के स्थान पर यण नहीं, यण के स्थान पर इक हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। अगला है टी संज्ञा। अचो अंत्यादि टी। 1-1-64 ना, सब में 1-1 लिखा है ना। तो संज्ञा सूत्रों का वर्णन अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में है, इसीलिए 1 नंबर सब में आया है। वृत्ति है अचाम मध्ये यो अंत्यः सा आदिर्यस्य तट टी संज्ञम स्यात्। अचो में जो अंतिम अच है वह आदि में है जिसके उस शब्द समुदाय की टी होती है। यानी कि जो अच है, यानी कि स्वर है, अंतिम स्वर जो भी होगा उसके आगे का पूरा जो समूह होगा शब्दों का, वह टी संज्ञक कहलाएगा। तो इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। देखिए, जैसे सक एक शब्द है, मनस एक शब्द है, तो सक में सा आ का आ दिया है, तो अंतिम अच सक में आ है, तो आ यहाँ पर टी है। अब संयोग ये है कि सक में आ के बाद कोई शब्द आया ही नहीं, लेकिन मनस मा आ ना आ सा, तो अंतिम अच की बात हो रही है ना, तो मनस में अंतिम अच आ है, तो आ के आगे जो भी शब्द या शब्द समूह है, वर्ण या शब्द समूह जो भी होगा वह संपूर्ण टी कहलाएगा। तो मनस में ये जो अस है ये टी है, सक में आ टी है ना, ऐसा समझेंगे। फिर है उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। तो ये तो सरल है, उपधा सेकंड लास्ट होता है। अंत्याद अलह पूर्वो वर्ण उपधा संज्ञा। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। टीजीटी में ये सारे बहुत पूछे जाते हैं और ये कई जगह काम करते हैं। जब भी हम संधि, समास, कारक, संज्ञा कुछ भी पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में ये सूत्र भी आते हैं, इसलिए इनकी जानकारी होना आवश्यक है ना। तो अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती, यहाँ पर वर्ण की बात है, इसलिए क्योंकि वर्ण में स्वर भी आएगा, व्यंजन भी आएगा। अभी टी संज्ञा हो रही थी ना, तो टी संज्ञा अच के संदर्भ में हो रही थी।
लेकिन ये जो उपधा संज्ञा हो रही है ये वर्ण के संदर्भ में हो रही। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे है मनस, तो मनस में मा, आ, ना, आ और सा इतने वर्ण हैं। तो अलो ये कहता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, यानी कि अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की। तो मनस में अंतिम वर्ण सा है, तो सा से पूर्व वर्ण आ है, तो उपधा किसकी होगी? इस आ की होगी। सेकंड लास्ट की उपधा होती है। तो सेकंड लास्ट क्या है? लास्ट से सेकंड वाला आ ही तो है, इसलिए इसकी उपधा संज्ञा होगी। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। सर्वनाम स्थान संज्ञा सुड नपुंसकस्य ना, तो स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युरल्किवस्य। स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि स्युरल्किवस्य, यानी कि नपुंसक लिंग को छोड़कर, नपुंसक लिंग को छोड़कर सु आदि 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सु आदि कौन 5? सु, औ, जस, अम, औट, ये 5। ठीक, सु आदि 5 से तात्पर्य सु, औ, जस, अम, औट, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है सुड नपुंसकस्य से। सु ये डा नहीं है, ये आ है। सु आ नपुंसकस्य, ठीक, यानी कि नपुंसक लिंग को छोड़कर, ये डा नहीं है, ये आ है, हम गलत पढ़ दिए, देखो ना। सु आ नपुंसकस्य। फिर अगला है भा संज्ञा। यच भम से भा संज्ञा। वृत्ति है यादिस्व अजादिषु चा कप प्रत्यय अवधिषु स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु पूर्वम भा संज्ञम स्यात्। तो ऐसा पेपर में पूछा जा सकता है कि भा संज्ञा किसकी होती है? तो यच भम इस सूत्र से भा संज्ञा होती है। ये भा संज्ञा करने वाला सूत्र है। लेकिन आइए देखते हैं सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर। अभी जो हमने सर्वनाम स्थान प्रत्यय पढ़े हैं सु, औ, जस, अम और अट, अम, औट ना, सु, औ, जस, अम, औट, ये जो 5 प्रत्यय पढ़े हैं ये सर्वनाम स्थान संज्ञक हैं। तो सूत्र में कह रहा है कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर सु से लेकर कप पर्यंत यकार आदि और अकार आदि प्रत्ययों के परे होने पर, यानी कि ऐसे शब्द जो यकार आदि और अकार आदि प्रत्ययों को के परे हों, पूर्व शब्द स्वरूप वह भा संज्ञक होते हैं ना। ऐसे होगा, ऐसे प्रत्यय जो यकार अथवा स्वर से आरंभ होते हैं, तो इन प्रत्ययों के पूर्व का जो शब्द होता है वह भा संज्ञक होता है। ऐसे समझें, ठीक। ऐसे प्रत्यय जो यकार अथवा स्वर से आरंभ होते हैं, प्रत्ययों में आगे यकार या स्वर ऐसा शब्द हो जो यकार से या स्वर से आरंभ हो, तो इन प्रत्ययों के पूर्व की भा संज्ञा होती है। फिर घू संज्ञा दा, धा, ध्व, दाप। दाप यानी कि काटना, दैप यानी कि साफ करना को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घू संज्ञा होती है। ये दोनों धातुएं याद रखना, दाप और दैप को छोड़कर। दैप का अर्थ है साफ करना, दाप का अर्थ है काटना। इनको छोड़कर बाकी सबकी घू संज्ञा होगी। अब है घा संज्ञा तरप, तमपौ, घाह। तरप और तमप इन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। ये तरप और तमप प्रत्यय जब भी तुलना करनी होती है तब लगाया जाता है।
तरफ जब दो वस्तुओं में तुलना करनी होती है तब लगता है, और तमप जब बहुतों में किसी एक की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर तमप प्रत्यय का विधान करते हैं। और इन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है तरप तमपौ घाह से। पेज नंबर 3, विभाषा संज्ञा। न वेति विभाषा। विभाषा का अर्थ है कि एक बार हो एक बार ना हो, यानी जहाँ पर विकल्प से होने और ना होने दोनों की स्थिति बनी रहती है वहाँ विभाषा संज्ञा होती। विभाषा का अर्थ ही है होना या ना होना। निष्ठा संज्ञा, ये बहुत पूछा जाता। कत कतवतु निष्ठा। निष्ठा किसकी होती? कत और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। एतौ निष्ठा संज्ञौ स्तः, ये इसकी वृत्ति है। कत और कतवतु इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं निष्ठा का क्या अर्थ है, यहाँ पर निष्ठा से क्या तात्पर्य है। पाणिनि ने लोक की संस्कृत को भाषा तथा वेद की संस्कृत को छंदस कहा है। ये हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से, क्योंकि टीजीटी में ये व्याकरण की मुख्य पुस्तक मानी गई है, इसलिए हम उसी से व्याकरण बता रहे हैं। तो ये सारी बातें बाबूराम सक्सेना में लिखी हुई हैं। अब आइए देखते हैं कात्यायन महोदय को। पाणिनि के लगभग 1250 सूत्रों पर वररुचि कात्यायन ने 4000 वार्तिक लिखे। 700 सूत्र, लगभग 700 सूत्रों में बिना दोष के बताए सुंदर व्याख्या की। कितने सूत्रों की? 700 सूत्रों की। ठीक, और ये याद रखना क्योंकि ये पूछ लिया जाता कितने सूत्रों में बिना दोष के व्याख्या की, कितने सूत्रों में परिमार्जन किया, पूछ लिया जाता है। 10 सूत्र 10 सूत्र व्यर्थ बताए तथा लगभग 540 सूत्रों में परिष्करण किया। किसने? कात्यायन ने, क्योंकि कात्यायन वार्तिककार है ना। पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि ये 3 लोग प्रसिद्ध हैं, त्रिमुनि कहे जाते हैं। कात्यायन के वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में मिलते हैं। ये देख लीजिए, ये पूछ लिया गया ना। तो बाबूराम सक्सेना में हम लोग सब जगह पढ़ते हैं, प्राकथन पढ़ते ही नहीं। ये शब्द कई बार पीछे पूछा गया है टीजीटी में कि कात्यायन जो हैं उनके वार्तिक किस रूप में मिलते हैं। तो गद्य पद्य दोनों में मिलते हैं, श्लोक के रूप में भी मिलते हैं और गद्य के रूप में भी मिलते हैं। श्लोक का मतलब है पद्य, तो पद्य और गद्य दोनों रूप में मिलते हैं। कई बार ये पूछा गया है, इसीलिए पूरी पुस्तक ही इम्पॉर्टेंट है। कात्यायन दक्षिणात्य थे, वह वाजसनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता भी हैं। ये भी याद रखना, कात्यायन वाजसनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता भी हैं। पेज नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। कात्यायन का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व से 300 वर्ष ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है ना। ये यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि ये पाणिनि के उत्तरवर्ती हैं। भाई पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, फिर इन्होंने उस पर वार्तिक लिखा, तो उत्तरवर्ती तो हैं ही। और इनके समय बहुत पूछे जाते हैं, और समय आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए भी आते हैं, इसलिए हमें इतना तो पता ही होना चाहिए। अब आइए हम लोग देखते हैं पतंजलि। पाणिनि कात्यायन के बाद बाबूराम सक्सेना में पतंजलि विराजमान हैं, तो पतंजलि के विषय में जानते हैं। पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक वररुचि कात्यायन ने लिखा। किसने? वररुचि कात्यायन ने लिखा। तथा पतंजलि ने भाष्य लिखा, इसलिए पाणिनि को सूत्रकार, वररुचि को वार्तिककार और पतंजलि को भाष्यकार कहा गया। अच्छा, पतंजलि के भाष्य का क्या नाम है? कोई बताएगा? हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं ना। हम लोग अपनी तरफ
हम अपनी तरफ से झोंके रहते हैं और आप लोग रिस्पांस नहीं करते हैं। तो प्लीज़ रिस्पांस किया करें तो हमारा पढ़ाने में ज़्यादा मन लगे। अभी तक तो खैर हम बिजी थे, कुछ सरकारी काम आ गए थे, लेकिन अब गर्मी की छुट्टी हो गई है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई होगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो प्राप्त होती रहे समय से। तो इसलिए परवर्ती वैयाकरणों ने त्रिमुनि मुनित्रय कहा है। किसको? पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि को। पतंजलि का समय 2री शताब्दी ईसा पूर्व होना चाहिए। इसका मतलब है पतंजलि कात्यायन से भी परवर्ती हैं। संभवतः यह पुष्यमित्र शुंग राजा के समय के थे। ये सारी संभावनाएं ही हैं। यह शुंग के दरबार में रहते थे। जो शुंग वंशीय राजा पुष्यमित्र शुंग थे, उनके दरबार में पतंजलि महोदय विराजमान रहते थे। मिनेंडर ने पतंजलि के समय आक्रमण किया था। यह गोंडा जिले के निवासी थे, इसलिए इनकी माता को गोडिका कहा जाता था। अच्छा, ये भी एक विशेष बात है कि किसी किसी वंश में या किसी किसी समय में पुत्र पुत्रियों को माता के नाम से जाना जाता था। इसीलिए मतलब वह वंश भी माता के नाम से चलते थे। जैसे इस समय पितृ के नाम पे, पिता के नाम पे वंश चलते हैं और पुत्रों को जाना जाता है। तो पहले ऐसा था कि माता के नाम से भी वंश चलते थे और उनकी संतानों को उनके नाम से जाना जाता था। पतंजलि की शैली प्रवाह की बराबरी शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य करता है। ऐसा बहुत पूछा जाता है कि पतंजलि का जो शैली प्रवाह है वह किसकी बराबरी करता है, तो शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य से शैली प्रवाह बराबरी करता है, साम्य रखता है। 7वीं शताब्दी में जयादित्य वामन के द्वारा अष्टाध्यायी पर काशिका टीका लिखी गई। ये टीकाएं बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए सावधान मन से पढ़ना। ठीक, 7वीं शताब्दी में जयादित्य वामन के द्वारा अष्टाध्यायी पर काशिका टीका लिखी गई। अष्टाध्यायी पर सबसे पहले कौन सी टीका लिखी गई? काशिका टीका। और किस शताब्दी में लिखी गई? 7वीं शताब्दी में। काशिका पर टीका यानी टीका पर टीका। काशिका टीका है, उस टीका पर भी टीका लिखी गई यानी उप टीका। तो काशिका पर जो टीका लिखी गई वह न्यास टीका है। किसने लिखा? जिनेंद्र बुद्धि ने। जिनेंद्र बुद्धि ने न्यास टीका लिखी काशिका पर। जयादित्य वामन ने काशिका टीका लिखी अष्टाध्यायी पर। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, इतना भी कठिन नहीं है ना। फिर आइए देखते हैं। तथा हरदत्त ने पद्मंजरी टीका लिखा। हरदत्त ने पद्मंजरी टीका लिखा। 1930 के प्रख्यात विद्वान भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से अष्टाध्यायी के सूत्रों की सरल व्याख्या की। सिद्धांत कौमुदी तो हम लोग पढ़ते भी हैं। तो ये किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की ना। भट्टोजी दीक्षित और रंगोजी दीक्षित नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक का क्या नाम है? सिद्धांत कौमुदी। अष्टाध्यायी के सूत्रों की यह सरल व्याख्या करता है। आगे देखते हैं हम। ये कुछ पुस्तकें हैं और उनके व्याकरणाचार्य हैं। वोपदेव का ग्रंथ है मुक्तबोध। शर्व शर्मा का ग्रंथ है कातंत्र, बहुत पूछा जाता है। चंद्रगोमी का है चांद्र प्रभृति या चांद्र व्याकरण। सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी अपनी ही पुस्तक पर। ये देखिए यहाँ दिया है ना, भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के नाम से अष्टाध्यायी के सूत्रों की सरल व्याख्या की। तो ये जो भट्टोजी दीक्षित है ना, यहाँ देखिए ये यहाँ पे दिया है। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्दकोश, अरे ये यहाँ सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखी।
ये जो भट्टो जी दीक्षित है ना इन्होंने अपनी ही पुस्तक पर टीका लिख डाली और सरलीकरण किया। पहले अष्टाध्यायी का सरलीकरण किया तो सिद्धांत कौमुदी लिखी, फिर सिद्धांत कौमुदी का सरलीकरण किया तो प्रौढ़ मनोरमा निकली ना। तो टीका इसीलिए लिखी ही जाती थी पुस्तक का सरलीकरण करने के लिए। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नाम की जो है विस्तृत व्याख्या की गई। शब्द कौस्तुभ भी टीका है। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। आप समझ लीजिए कि व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन कंप्लीट हो गया। अगर एक भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो इसी नोट से आ जाएगा। हमने सारी मुख्य मुख्य बातें मेंशन कर रखी हैं। अगर आप लोग एक दो बार पढ़ लेते हो इस नोट्स को तो आपका समय भी बचेगा और आसानी से आपको आ भी जाएगा। इसीलिए हम नोट्स से तैयारी कराते हैं कि आपका भी समय कीमती है और हमारा भी, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए, आपको ज़्यादा मैटर मिले। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज यहीं तक, धन्यवाद।